हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स कैरियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत मजे में चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई लिखाई ऐसे ही मजेदार तरीके से चलते रहे, उसको ध्यान में रख के आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कार्बन कंपाउंड का एक फ्रेश लेक्चर। और इस लेक्चर में अगर आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो तो यहां पे जुड़ के आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे भी मिल जाएगा। वहां से जाके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए करते हैं लेक्चर को शुरू। तो स्वागत है कार्बन कंपाउंड के सेकेंड लेक्चर में। और इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक कवर करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में, कि कार्बन की कितने एलोट्रॉप होते हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हम बता भी दिए थे कि कार्बन के 3 एलोट्रॉप हैं, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन। लेकिन इस लेक्चर को हम टेक ऑफ कराने से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं और प्रीवियस लेक्चर को देखते हैं कि कहां पे हम लोग छोड़े थे। तो हम लोग का टॉपिक वहीं पे नहीं एंड हुआ था जहां पे हम लोग डिस्कस किए थे कंबाइंड स्टेट और फ्री स्टेट के बारे में। तो कंबाइंड स्टेट में क्या था, कार्बन जो है टेट्रावेलेंट होता है, तो उसके लास्ट में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन अलग अलग एटम से लेके अपने लास्ट के सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है, जिससे वो जुड़ता है। तो जुड़ने का 2 प्रोसेस था, या तो वो डिफरेंट एटम से जुड़ के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, या दूसरा क्या करता था, अपने सेम कार्बन एटम से ज्वाइन करना स्टार्ट करता था। तो जब डिफरेंट एटम से जुड़ता था तो हम लोग बोले थे कि ये कंबाइंड स्टेट कार्बन है। और जहां पे कार्बन खुद के साथ जुड़ता था उसको हम लोग बोले थे कि ये फ्री स्टेट कार्बन है। और फ्री स्टेट में हमारा वही आया था डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन। और इन तीनों को हम बोले थे कि ये तीनों एलोट्रॉप हैं। अब हमारा लेक्चर यहीं से शुरू होगा और सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि हम लोग जान गए कि एलोट्रॉप के एग्जाम्पल क्या होते हैं, लेकिन एक्चुअली में एलोट्रॉप्स क्या होता है। और एलोट्रॉप से ही एक और वर्ड निकला हुआ है, एलोट्रॉपी। कितने लोग जानते हैं एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपी क्या क्या चीज होता है? जो लोग जानते हैं बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इस चीज को नहीं जानते हैं। नाम रट लेते हैं कि हाँ एलोट्रॉप है, ये है, लेकिन एक्चुअली में एलोट्रॉप के बारे में कोई नहीं जानता है कि एलोट्रॉप क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन करेंगे एलोट्रॉप्स को। तो एक प्यारे से एग्जांपल के साथ हम लोग क्या करते हैं, एलोट्रॉप्स को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, तुम अपने घर के अगल बगल देखो, बहुत सारे घर होंगे। सारे घर किस चीज से मिलके बने हुए हैं? ईंट से मिलके बने हुए हैं। अब देखो कितने बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, नहीं सर सिर्फ ईंट से नहीं बना है, उसमें तो सीमेंट, बालू, गिट्टी, पानी भी हम मारे हुए हैं। अरे लेबर को भी लगाए थे, बहुत महंगा जो है पैसा ले लिया सब। लेकिन हमको उस चीज पे ध्यान नहीं देना, हमको सिर्फ ध्यान देना है कि घर का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है वो ईंट से हुआ है। अब कोई भी घर बना तो ईंट के ऊपर ईंट को जोड़ के हम बनाए हुए हैं, यानी ईंट को कंबाइन किए हैं। लेकिन ईंट जब कंबाइन हुआ है तो अपने एरिया में जितना घर देख लो, क्या सबका स्ट्रक्चर सेम है? सब एक जैसे स्ट्रक्चर शो करते हैं, भले वो ईंट से बने हुए हैं, लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। वैसे ही जब कार्बन आपस में कंबाइन करता है, क्योंकि फ्री स्टेट का है, एलोट्रॉप वाले में बोले थे कि फ्री स्टेट कार्बन को हम बोले थे एलोट्रॉप, यानी यहां पे सिर्फ कार्बन ही कंबाइन करेगा एलोट्रॉप में। तो जब कार्बन कंबाइन करेगा, एक से एक कार्बन क्या होगा, जुड़ेगा, तो वहां पे क्या होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। क्या होगा, घर के जैसा, जैसे ईंट जोड़ते हैं सबका अलग अलग स्ट्रक्चर आता है, वैसे जब कार्बन आपस में जुटेगा तो क्या करेगा, अलग अलग स्ट्रक्चर बना के आएगा। तो जब किसी सेम एलिमेंट का अलग अलग स्ट्रक्चर हमारे सामने आता है, इसी अलग अलग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बोलते हैं। और खास बात एक और ध्यान देने वाली है कि जो एलोट्रॉप्स होगा ना, जो अलग अलग स्ट्रक्चर शो करेगा, उसका स्टेट सेम होना चाहिए। अगर हम सॉलिड में बात कर रहे हैं तो सब स्ट्रक्चर सॉलिड में होना चाहिए, अगर लिक्विड में बात कर रहे हैं तो सारा लिक्विड में होना चाहिए। तो यहां पे कार्बन के बारे में बात करें तो ये सारा सॉलिड में है, यानी सारा स्ट्रक्चर तुम्हारा डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिस्टर फ्लोरीन, ये सारा सॉलिड है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है, लेकिन एलिमेंट सेम है। कौन सा एलिमेंट है, कार्बन है। तो अब ये जो जुड़ने का प्रोसेस है, जुड़ तो गया, अलग अलग मतलब स्ट्रक्चर शो कर दिया। तो जो अलग अलग स्ट्रक्चर शो किया, जुड़ा, ये जो पूरा प्रोसेस हुआ, जो पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ जुड़ने से लेके अलग अलग स्ट्रक्चर शो करने में, इसी फेनोमेनन को या इसी प्रोसेस को एलोट्रॉपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी बोला जाता है। तो देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, व्हेन एलिमेंट अरेंज इन 2 और मोर डिफरेंट मैनर, यानी जब एलिमेंट 2 या 2 से अधिक
कितना भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से जुड़े। तो जुड़ने के बाद क्या करेगा, सेम फिजिकल स्टेट में अगर जुड़े तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप बोलते हैं। और इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉपी के नाम से जानते हैं। और इस एलोट्रॉपी में हमारे सामने हमारे क्लास में 3 एलोट्रॉप्स आया है, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरेन। और डायमंड के बारे में तो सब लोग जानते हैं, बहुत ही जो है शाइनिंग होता है, बहुत ही शाइनिंग और चमकदार होता है। ये इतना शाइनिंग होता है ना कि मान लो अगर तुम्हारा ब्रेकअप होने के कगार पे आ गया और तुम अपने गर्लफ्रेंड को डायमंड गिफ्ट कर दो, उसकी आंखों में चमक आ जाएगी और फिर तुम्हारा ब्रेकअप नहीं पैचअप हो जाएगा और गाना गाओगे साथ मिलके, किसी डिस्को में जाए, किसी होटल में खाए, चलो इश्क लड़ाई, चलो इश्क लड़ाई, ये सारा जो है स्टार्ट हो जाएगा। इतना इस पावर होता है डायमंड में। तो इसी डायमंड के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, डायमंड गिफ्ट करने के लिए तुमको मेहनत भी कड़ा करना पड़ेगा, और मेहनत करोगे फिर कमाई होगा, फिर डायमंड को क्या करोगे, गिफ्ट करोगे। तो डायमंड क्या कह रहा है, डायमंड इज ए कलरलेस सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंस। यानी ये जो है एक कलरलेस सब्सटेंस होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है, और साथ में ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, जिसके आर पार तुम देख सको, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट होने के साथ साथ ये क्या होता है, कलरलेस होता है, और इसमें शाइनिंग बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा चमक होता है इसमें। उसके बाद क्या कर रहा है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। ये हमारे नेचर में जो है अभी तक माना गया है कि सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है, ये हमारा डायमंड है। और अगर कोई चीज हार्डेस्ट होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा कि नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर जो जितना हार्ड उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना हार्ड। और कितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है सर, तो बच्चों ध्यान दो, मेल्टिंग पॉइंट वही होता है कि जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है या मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे तो बहुत हार्ड है, डायमंड बोलता है पिघलेगा नहीं, तो इसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। और ये टेम्परेचर होता है हमारा कितना, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 3500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर देने पे तब ये पिघलना स्टार्ट करता है, और काफ़ी हैवी भी होता है। और साथ में इतना सब कुछ होते हुए भी क्या करता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कभी भी कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे लास्ट हमारा पॉइंट है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इसमें डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी को हम पास नहीं करा सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है ये। और इसी लास्ट लाइन वाले जो है ना, यहीं से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कराएंगे जो बोर्ड में पूछता है। हर लेक्चर में हम लोग कुछ एकदम बोर्ड में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं उसको करवाया जा रहा है, पीरियोडिक टेबल में भी, पिछला लेक्चर में भी, इसमें भी, और ऐसा करवाया ही जाएगा। फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ध्यान दो, ये लास्ट वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करते हैं ग्रेफाइट के बारे में, थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि क्या ग्रेफाइट होता है क्या नहीं होता है। तो देखो, ग्रेफाइट कह रहा है ग्रेइश ब्लैक ओपेक सब्सटेंस, यानी ये ग्रे और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन होता है। और जहां पे ग्रे और ब्लैक होता है, क्या उसके आर पार तुम देख सकते हो, कभी भी नहीं देख सकते हो। तो जब आर पार नहीं देखोगे तो ये कैसा होगा, ओपेक होगा, यानी जिसके आर पार नहीं देखा जा सके वैसे सब्सटेंस को ओपेक सब्सटेंस बोलते हैं। तो ये ओपेक सब्सटेंस होता है, ये होता है सॉफ्ट एंड स्लिपरी, यानी बहुत ही मुलायम होता है और चिकना होता है। वैसे ही गाना सुने हो ना, पतली कमर पे तेरे मेरा दिल फिसल गया, देखते हो पतली कमर पे दिल फिसल जाता है, स्लिप कर जाता है। वैसे ही क्या होता है, बहुत ही स्लिपरी होता है। ठीक है, देखेंगे सॉफ्ट और स्लिपरी ये क्यों होता है। उसके बाद कह रहा है सबसे बड़ा दोनों के बीच का डिफरेंस है ये कि इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जहां पर एक तरफ डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को नहीं कंडक्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ग्रेफाइट हमारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। अब रुको एक मिनट, बकमिस्टर फ्लोरेन को भी देख लेते हैं। इसको जो है हम लोग सिर्फ यही बोलेंगे कि बकमिस्टर फ्लोरेन क्या है, इसको C60 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, C60। अब ये क्या होता है ना, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, काफी छोटा ग्रुप है। हमारा मेन जो है क्वेश्चन यहां से आता है, डायमंड और ग्रेफाइट से। अब पता है कि क्वेश्चन तुमको क्या करता है, क्वेश्चन बोर्ड में तुमसे पूछेगा कि डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के एलोट्रॉप है, मतलब दोनों में ही अगर स्ट्रक्चर देख लोगे तो कार्बन के अलावा कुछ नहीं है।
फिर क्यों एक जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे रहा है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहा है, कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चन बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है व्हाई डज ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज डायमंड डज नॉट। दोनों तो कार्बन का ही है, यानी कार्बन के अलावा इसमें कुछ नहीं है। क्यों एक इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर दे रहा है और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के माध्यम से देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और सारा का सारा हमारा सॉल्यूशन किस में होगा, स्ट्रक्चर में होगा। लेकिन स्ट्रक्चर पे जाने से पहले एक चीज और डिस्कस करेंगे कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन आना चाहिए। जिसके आया होगा बहुत बढ़िया, जिसके माइंड में नहीं आया होगा हम लोग कंफ्यूजन डाल दे रहे हैं। कंफ्यूजन ये है कि सर फ्री स्टेट और ये एलोट्रॉप के बीच में डिफरेंस क्या है। बताए हैं कि फ्री स्टेट में क्या होता है, डायमंड ग्रेफाइट बकमिस्टर फ्लोरीन होता है और एलोट्रॉप में भी वही होता है। तो क्या हम फ्री स्टेट को ही एलोट्रॉप बोल सकते हैं? कभी भी नहीं, नहीं बोल सकते हो। क्योंकि फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है, फ्री स्टेट उसको बोलेंगे जहां पे कार्बन सिर्फ कार्बन से ज्वाइन कर रहा है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, दूसरे किसी के साथ ये बॉन्ड नहीं बना रहा है, इसको बोलेंगे फ्री स्टेट। लेकिन जब कार्बन क्या कर रहा है, बॉन्ड बना के अलग अलग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, तो ये अलग अलग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप बोलते हैं। छोटा सा डिफरेंस था, बहुत सारे लोग को पता होगा, फिर भी हम क्या किए, बता दिए, मेरा काम था बताना। ठीक है, तो चलो हम लोग स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर की तरफ एक बार और बता दे, देख लो, चलो एक बार और बता देते हैं। फ्री स्टेट और एलोट्रॉप में डिफरेंस ये है कि जो फ्री स्टेट होता है वहां पे कार्बन और कार्बन जब खुद के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्री स्टेट। लेकिन बॉन्ड बनाने के बाद जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करता है उसको हम बोलते हैं एलोट्रॉप। क्लियर? अब चलो अब देखते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और बाकी सारे लोग क्या करो, इसको तो नोट कर लिए होगे, बहुत बढ़िया। सारे लोग क्या करो, डायमंड और ग्रेफाइट क्या करो, स्ट्रक्चर डाल के और डायमंड और ग्रेफाइट दोनों अगल बगल में बनाओ। फिर देखते हैं क्या क्या चीजें होती है और क्या नहीं होती है। तो सबसे पहले हम डायमंड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डायमंड किस चीज से बना हुआ है, डायमंड कार्बन से बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बन बना लिया। अब कार्बन है तो कार्बन के जो वैलेंस सेल है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, देख लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे क्या होगा, 2 और 4 होगा। यानी कार्बन के लास्ट सेल में यानी वैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम क्या करते हैं, ये कार्बन है, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। क्या करते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, लेकिन चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तब कार्बन क्या करता है, बॉन्ड बनाएगा कार्बन से। तो एक और कार्बन को लेते आए, इसके पास भी सेम 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। एक और कार्बन लेते आए, इसके पास भी क्या होगा, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। इधर भी कार्बन लेते आए। ठीक है, देख लो पहले, इधर भी कार्बन को क्या किए, लेते आए। अब क्या करेगा, ये कार्बन जो है ना अपने अगल बगल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। यानी ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन खर्च करके इसके साथ बॉन्ड बना लिया। फिर क्या किया, इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन खर्च करके बॉन्ड बना लिया। खर्च मतलब शेयर करके, इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लिया। इसके साथ भी इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या किया, बॉन्ड बना लिया। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, वो सारा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया। ये भी कार्बन सेम काम करेगा, यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे भी क्या करेगा, कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, यहां पे भी कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। यानी पहले एक कार्बन से जुड़ा था, बाकी तीनों इलेक्ट्रॉन भी 3 अलग अलग कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में जो है खर्च कर देगा। सारा कार्बन वही काम करेगा, यहां पे भी कार्बन के साथ जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा, इधर भी जुड़ेगा। ये ऑलरेडी एक से जुड़ा है तो 1 2 3 जुड़ जाएगा। यानी जो भी कार्बन होगा डायमंड के स्ट्रक्चर में, जो भी कार्बन होगा वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन खर्च कर देगा अलग अलग कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। यानी अगर हम देखें ध्यान से तो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब खाली इलेक्ट्रॉन, जो मतलब किसी के साथ बॉन्ड न बना रहा हो। सबके पास 4-4 इलेक्ट्रॉन है और चारों इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में क्या किया, यूज कर दिया। तो यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को मतलब कार्बन जब डायमंड का स्ट्रक्चर बनाएगा जुड़ के, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन। देखो यहां पे लिख देते हैं हम टेट्राहेड्रॉन।
इस स्ट्रक्चर का नाम है टेट्राहेड्रॉन। एक नया वर्ड तुम लोग को सुनने को मिला होगा टेट्राहेड्रॉन। जैसे स्क्वायर एक स्ट्रक्चर होता है, ट्रेंगुलर एक स्ट्रक्चर होता है, पेंटागोनल, हेक्सागोनल, वैसा ही टेट्राहेड्रॉन भी एक स्ट्रक्चर होता है। ये 3D स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है बना नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरा जो है व्हाइट बोर्ड है। अगर डिजिटल बोर्ड होता तो एनिमेशन के थ्रू तुमको क्या किया जा सकता, दिखाया जा सकता था, लेकिन अभी व्हाइट बोर्ड है। तुम लोग देख लेना टेट्राहेड्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूट्यूब पे बहुत सारा जो है तुमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक हम लोग यही समझे डायमंड में कि डायमंड का हर कार्बन एटम अपना चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज कर लेता है, जिसके कारण यहां पे जो है फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है हमारा किसका? डायमंड का। चलो एक अच्छा सा बना दे। अगर मान लो कि तुमको पेपर में इसका स्ट्रक्चर बनाना, तो क्या ऐसे बनाओगे गंदा सा स्ट्रक्चर? नहीं। तब क्या करना, कार्बन को जो है ना डॉट से दिखा देना। कैसे दिखाना? ऐसे डॉट से दिखा देना, ठीक है। तो चलो बनाते हैं पहले डायमंड का स्ट्रक्चर, फिर ग्रेफाइट पे जाएंगे। प्यारा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो तुम बोर्ड में क्या कर सकते हो, बना के अपने जो है जो पेपर चेक करेगा उसको जो है इंप्रेस कर सकते हो। जल्दी से ध्यान से देखो, ये सारा चीज उतार लिए होगे तुम लोग। देखो ऐसे बना देना। इस जो है डॉट को बोल देना कार्बन, और कार्बन क्या करता था, अपना चारों इलेक्ट्रॉन यूज कर देता था बॉन्ड बनाने में। तो यहां पे एक और कार्बन से जुड़ गया, इधर भी क्या किया, एक और कार्बन से जुड़ गया, यहां पे भी क्या किया, एक और कार्बन से जुड़ गया, और यहां पे भी क्या किया, एक और कार्बन से जुड़ गया। तो ऐसा स्ट्रक्चर तुम बना देना और लिख देना नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। ये तो हमारा हो गया डायमंड। अब ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी तो कार्बन का ही है, लेकिन यहां पे काम ये करता है ना, यहां पे चारों इलेक्ट्रॉन को यूज कर गया, चारों इलेक्ट्रॉन को यूज कर गया। लेकिन ग्रेफाइट जो है चालाक है, थोड़ा सा कंजूस है। वो क्या करता है, उसके पास भी क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो क्या करता है, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को ही क्या करता है, बॉन्ड बनाने में यूज करता है, और 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, छुपा लेता है। उसको क्या करता है, फ्री रखता है। ये कार्बन भी सेम करेगा, एक के साथ जुड़ गया है, क्या करेगा, 2 3 जुड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया। ये कार्बन भी सेम करेगा, एक के साथ जुड़ा है कार्बन, यहां पे क्या किया, 2 और क्या किया, 3 बॉन्ड बनाया, और यहां पे क्या करेगा, कार्बन अपना 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रख लेगा। लेकिन तो हम देखेंगे लेकिन नहीं देखेंगे यहां पे कि डायमंड जो है चारों इलेक्ट्रॉन को यूज कर गया था बॉन्ड बनाने में, लेकिन ग्रेफाइट सिर्फ और सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन को यूज कर रहा है बॉन्ड बनाने में, और 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपने पास जो छुपा के रख ले रहा है। और यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता है। तो हमारा क्वेश्चन था कि क्यों डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो तुम बोल सकते हो कि डायमंड के स्ट्रक्चर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने की वजह से डायमंड क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ये सारा का सारा अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज कर लेता है। और ग्रेफाइट क्या होता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, उस फ्री इलेक्ट्रॉन के चलते क्या होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, और ये सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है। यानी एक कार्बन सिर्फ क्या करेगा, 3 अलग अलग कार्बन से ही जुड़ेगा। देख लो, ये सिर्फ 3 से जुड़ा हुआ है, ये 1 2 3 से जुड़ा हुआ है, ये 1 2 3 से जुड़ा हुआ है। तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाना हो तो तुम ऐसे बना सकते हो। ये हो गया हमारा कार्बन, 1 2 3, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा सकते हो। तो यही जो है मेन रीजन है। जो लिख लिया है बहुत बढ़िया, जो नहीं लिखा है जब हम बकमिस्टर फुलरेन पढ़ाएंगे उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे स्क्रीन पे आएगा। किसके बाद, बकमिस्टर फुलरेन के बाद तुम्हारे स्क्रीन पे जो है लिखा लिखा आ जाएगा, उसको तुम उतार लेना। लेकिन मतलब सबसे बढ़िया यही होगा कि तुम क्या करो, खुद के लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि बोर्ड में खुद के लैंग्वेज में ही लिखना पड़ेगा। तो चलो ये स्ट्रक्चर बना लो। और एक और चीज, इसका स्ट्रक्चर, इसका तुम जान गए टेट्राहेड्रॉन होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल। कैसा, हेक्सागोनल। अब क्वेश्चन आ रहा है, सर ये हेक्सागोनल कहां से दिखाई दे रहा है, ये तो हमको पढ़ा दिए टेट्राहेड्रॉन है, हम जानते नहीं है।
लेकिन यहां पे ये तो कहीं से भी पेंटागोनल स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलो इसका रियल और एग्जैक्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखते हैं। लेकिन अगर बोर्ड में पूछे तो ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर ही बनाना, ठीक है, जिससे तुम्हारा नंबर मिल जाएगा। उतना जो भारी भरकम जो स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। तो चलो देखते हैं एक्चुअली में पेंटागोनल कैसे स्ट्रक्चर होता है ग्रेफाइट का। किसका? ग्रेफाइट का पेंटागोनल स्ट्रक्चर, सॉरी पेंटागोनल बोल रहे हैं, हेक्सागोनल। निकल जाता है कभी कभी गलती मुंह से, देखो फिर बोल दिए गलती मुंह से, गलती से मुंह से निकल जाता है, ठीक है। तुम लोग भावनाओं को समझते रहना कि सर की भावना है, कभी कभी गलत हो सकती है। तो देखो क्या होता है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से अब देखना और हल्ला बिल्कुल नहीं करना और भागना इधर उधर नहीं। देखो स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ठीक है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है। पहले स्ट्रक्चर बना लेते फिर समझाते हैं। सॉरी पेंटागोनल फिर बोल दिए, हेक्सागोनल। अगर पेंटागोनल गलती से निकल जाए तो समझ लेना हेक्सागोनल, ठीक है। अभी निकल रहा है मुझसे हमेशा पेंटागोनल पेंटागोनल, पेंटागोनल नहीं, क्या, हेक्सागोनल। और हल्ला वल्ला नहीं करना। देखो एकदम बहुत ही प्यारा सा स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने हम बना के रखेंगे। ये एक हेक्सागोन रिंग फॉर्म हो गया, बिल्कुल सा रिंग फॉर्म हो गया। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। यहां एक और हेक्सागोनल रिंग फॉर्म हो गया, एक और बनाते हैं तुम्हारा जो है हेक्सागोन रिंग। ये एक और हेक्सागोनल रिंग हो गया। यहां से एक और हेक्सागोनल रिंग बनाते हैं। तो तुम देखो 1 2 3 4 4 हेक्सागोनल रिंग है कि नहीं। इसको थोड़ा सा लकवा मार दिया है, पैरालिसिस अटैक आ गया है, लेकिन ये हेक्सागोनल रिंग ही है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा बना है, यहाँ पे जो है इसको पैरालिसिस का क्या हो गया, अटैक आ गया है। दो इसका जो ट्रीटमेंट हम कर दिए, हाँ। तो यहाँ पे हेक्सागोनल रिंग बन गया। अब एक और मिनट रुको, एक और चीज देखो, यहाँ पे एक और हम बनाते हैं लेयर। क्यों सर, इस लेयर को क्यों बना रहे हैं, बिल्कुल बताते हैं इस लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है। इस लेयर का क्या इंपॉर्टेंस है अभी बताते हैं। 1 मिनट, बस 1 मिनट का हमको टाइम दो, स्ट्रक्चर बना लेने दो। स्ट्रक्चर बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखो एक लेयर ऊपर हो गया, दूसरा लेयर हमारा क्या हो गया, नीचे हो गया। ये 2 लेयर इसलिए बनाया ना, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है ये अपना स्ट्रक्चर लेयरिंग बाय लेयरिंग शो करता है। जस्ट लाइक वैसा ही लेयरिंग शो करता है जैसे तुम बुक वगैरह खरीदते हो। ये ऐसे चिपका हुआ लेयर नहीं है, ये लेयर और ये लेयर ऐसे चिपका हुआ नहीं है, ऐसे में है, ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। जैसे बुक ले लो, बुक ऐसे होगा कि नहीं होगा, और उसके नीचे जितने भी पन्ने होंगे, जितने भी पेज होंगे, समझ लो हर पेज ग्रेफाइट का एक लेयर है। तो हो गया तुम्हारा बुक हो गया, समझ लो ग्रेफाइट, और हर पेज तुम्हारा क्या हो गया, ग्रेफाइट का लेयर हो गया। तो ये लेयरिंग स्ट्रक्चर शो करता है। ग्रेफाइट में क्या होता है, लेयरिंग स्ट्रक्चर शो करता है। और हर लेयरिंग में हेक्सागोनल रिंग होता है। क्या होता है, हर लेयरिंग में हेक्सागोनल रिंग, यानी एक पेज एक लेयर, इसमें हेक्सागोनल रिंग होगा। फिर नीचे वाला लेयर होगा, ये भी समझ लो एक पेज है, और इसमें भी हेक्सागोनल रिंग होगा, यानी हेक्सागोनल रिंग, फिर हेक्सागोनल रिंग, फिर हेक्सागोनल रिंग। ऐसा लेयरिंग स्ट्रक्चर को क्या करता है, ये शो करता है, ठीक है। तो देखो यहां पे कोई भी किसी भी कार्बन का ले लो, इस स्ट्रक्चर में ले लो या इस स्ट्रक्चर में ले लो। अगर हम देखते हैं यहां पे एक कार्बन है, ये कितने से जुड़ा हुआ है, हमको जानना है कि इसमें 3 से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। एक यहां पे जुड़ गया, दूसरा यहां पे जुड़ा, तीसरा यहां पे जुड़ा, यानी ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की बात करें 1 2 3 कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की बात कर ले 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन की बात कर ले 1 2 3, ये जो डॉट डॉट है ना, ये कार्बन है। यहाँ पे तुम सी भी लिख सकते हो, लेकिन उतना अच्छा स्ट्रक्चर में नहीं लगेगा। तो ऐसे जुड़ा होता है और इस मैनर में जुड़ा होता है कि देखो जुड़ के क्या किया है, हेक्सागोन का रिंग फॉर्म किया है कि नहीं फॉर्म किया है। तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहां पे जो बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। इसको मतलब फर्स्ट लेक्चर में हम बताए हुए हैं। कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। और ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कोवैलेंट के साथ साथ एक और फोर्स लगता है, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ग्रेफाइट और डायमंड में तो जितना भी स्ट्रक्चर बनता था हम देखे शेयरिंग करके बना था। हर कार्बन अपना क्या करता था, बगल वाले कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता था, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता था। यहां पे भी जो कार्बन कार्बन के बीच में बना है, ये क्या बना है, कोवैलेंट बॉन्ड है।
लेकिन लेयर के बीच में, यहां पे एक लेयर है दूसरा लेयर है, इसमें गैप होगा कि नहीं होगा? जैसे पेज होता है, एक पेज दूसरे पेज के बीच में गैप होता है, तो ये गैप क्या होता है? ऐसे छूटा हुआ रहता है? नहीं, ऐसे छूटा हुआ नहीं रहता है। इस लेयर और इस लेयर के बीच में क्या होता है? एक फोर्स लगता है। क्या लगता है? एक फोर्स लगता है। इस फोर्स का नाम है वंडर वॉल फोर्स। एक नया नाम तुम लोग को सुनने को मिल रहा है, वंडर वॉल, वंडर वॉल फोर्स नाम है इसका, जिसमें यह पूछ सकता है कि एक ग्रेफाइट का लेयर दूसरे ग्रेफाइट के लेयर से किससे जुड़ा होता है। यहां पे कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है, यहां पे दो लेयर के बीच में जो जुड़ाव होता है वो वंडर वॉल फोर्स होता है। अब एक सोच रहा है बच्चा कि सर जब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता है तो ये फोर्स कैसे जोड़ देता है? फोर्स वैसे ही जोड़ता है जैसे बोलते हो ना किसी को देख के आई फील अट्रैक्टेड, किसी को भी किसी खूबसूरत चेहरे को देख के बोलते हो आई फील अट्रैक्टेड। क्या करता है वो? तुमको आके बॉन्ड ऐसे चिपका देता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, ऐसे तुमसे चिपक तो नहीं जाता है कि तुम समझ गए कि नहीं अब जो है बॉन्ड बन गया। नहीं, पहले देखते हो, अट्रैक्शन फील होता है, तो क्या होता है एक बॉन्ड वहां पे भी बन रहा है, लेकिन वो फोर्स का बॉन्ड है, वहां पे आके ऐसे चिपक नहीं गए। तुमसे शादी नहीं हो गया, शादी हो गया तो बोल दोगे कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन जब तक शादी नहीं हुआ है लेकिन एक दूसरे से तुम लोग जुड़े हुए हो, तो वहां पे जो जुड़ाव हो रहा है वो एक फोर्स है। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वंडर वॉल फोर्स। तुम्हारा वाला फोर्स वंडर वॉल फोर्स नहीं है, वो प्यार वाला फोर्स है, इमोशन वाला फोर्स है, जो तुम दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। वैसे एक यहाँ पे फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं वंडर वॉल फोर्स। और जैसा तुम्हारा प्यार और इमोशनल वाला फोर्स कभी कभी टूट जाता है, कोई सरकारी नौकरी वाला आ गया तो उसके साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगी, तो जैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी तुम्हारा, ये तो बहुत कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो तुम्हारा टूट जाएगा, तुमको ऐसे निकल जाओगे बाहर। वैसे ही क्या होगा, यहां पे भी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये बहुत कमजोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कभी भी ये क्या हो सकता है? निकल सकता है किसी और के साथ और ये बेचारा अकेले रह जाएगा। तो ये जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसा तुम्हारा अट्रैक्शन वाला फोर्स होता है उसी टाइप से वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये हुआ हमारा क्या हुआ? एग्जैक्ट इसका स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तुम लोग बना लो। और सबसे ज्यादा जरूरी है वंडर वॉल फोर्स के बारे में जानना कि कार्बन कार्बन के बीच में सेम लेयर में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और डिफरेंट लेयर में जो फोर्स लगता है वो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तभी तो तुम क्या करते हो, जब एक पेंसिल लेते हो और कॉपी पे लिखते हो तो लेयर बाय लेयर निकल के तुम्हारे कॉपी पे चिपक जाता है, यानी ये लेयर निकल जाएगा, फिर ये लेयर भी निकलेगा, इसके नीचे भी तो होगा ना कोई, समझ लो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर हो, ये भी लेयर निकलेगा, ये भी लेयर क्या होगा? निकलेगा। ये इसको रोक नहीं पाता है, बहुत कमजोर होता है बेचारा ये। तभी हम क्या करते हैं, आराम से पेंसिल से लिख सकते हैं। और डायमंड में ऐसा लेयर नहीं होता है, इसलिए डायमंड से ऐसे लिख के देखो, अपने हाथ पे ऐसे करो, तुम्हारा हाथ पूरा का पूरा क्या करेगा? लेयर नहीं निकालेगा, तुम्हारे हाथ को फाड़ देगा और ब्लड को क्या करेगा? निकाल देगा। तो देख लो यही सब है। तो अब इसके बाद हम लोग चलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन के बारे में जानने। बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है, बहुत जल्दी हम उसको क्या करेंगे? खत्म करेंगे। तो चलो इसको मिटा देते हैं, सबको ही मिटाते हैं। बकमिंस्टर फ्लोरीन, जिसको C60 के नाम से भी जाना जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये C60 क्या होता है? हर बार जिक्र आया है C60, लेकिन ये C60 होता क्या है? तो सबसे पहले समझो कि बकमिंस्टर फ्लोरीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बकमिंस्टर फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तुम्हारा जो है फुटबॉल के जैसा होता है। जैसे फुटबॉल एक स्पेरिकल होता है ना, वैसे ही बकमिंस्टर फ्लोरीन का एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्पेरिकल होता है। एक मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, सबका जो है स्पेरिकल होगा। तो एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन आपस में ज्वाइन होते हैं। कितने कार्बन? 60 कार्बन आपस में ज्वाइन होंगे, कार्बन 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 जुड़ के, यानी 60 कार्बन जब आपस में जुटेंगे तब एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। और उस स्पेरिकल स्ट्रक्चर का रिजेम्बलेंस तुम्हारा फुटबॉल के जैसा होता है और उसको हम बोलते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। अब फुटबॉल को बकमिंस्टर फ्लोरीन नहीं बोल देना, फुटबॉल के जैसा लगता है वो। तो जब जुड़ेगा कार्बन तो कुछ पैटर्न हमको यहां पे देखने को मिला। पैटर्न मतलब पैचेज,
जैसे तुम फुटबॉल को देखते हो, व्हाइट एंड ब्लैक पैच लगा रहता है कि नहीं लगा रहता है, वैसे ही जब ये जूटा 60 कार्बन आपस में कंबाइन करके एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर को बनाया, तो यहाँ पे हमको दो टाइप के पैच देखने को मिला। पहला पैच था कार्बन जुड़ के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया, और दूसरा जो है पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाया। पहला कैसा बनाया? हेक्सागोनल, और दूसरा कैसा बनाया? पेंटागोनल। हेक्सागोनल मतलब क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर, ये हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया। पेंटागोनल कैसा होगा? ये होगा, यहां पे 6 कार्बन है, यहां पे 5 कार्बन है, ये जो डॉट है ये कार्बन है। तो ऐसा स्ट्रक्चर हमको क्या होता है? बकमिस्टर फ्लोरीन में देखने को मिलता है। और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है ये 20 होता है, और पेंटागोनल स्ट्रक्चर जो होता है 12 होता है। अब मचा तुम्हारे दिमाग में खलबली कि सर 20 यानी ऐसा अगर जुटेगा, 20 स्ट्रक्चर अगर ऐसा बनेगा तो कितना कार्बन हो जाएगा? एक में 6 आ रहा है, तो 20 में कितना होगा? 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120 कार्बन। और यहां पे क्या होगा? एक में 5 कार्बन है, तो 12 स्ट्रक्चर अगर ऐसा होगा तो उसमें कितना होगा? उसमें तो हो जाएगा 60। यानी दोनों को जोड़ दिया जाए तो 120 प्लस 60 कितना होगा? 180 कार्बन। 180 कार्बन होगा तब तो 20 हेक्सागोनल और 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन आप तो बोले हैं 60 कार्बन है, ये कैसे पॉसिबल हो गया? तो देखो यहां पे जो स्ट्रक्चर बनता है वो अलग अलग नहीं बनता है। क्या होता है? यहां पे स्ट्रक्चर कंबाइन रहता है, ये जुड़ता है। एक का कार्बन दूसरे स्ट्रक्चर के कार्बन को क्या करता है? यूज कर लेता है। यानी ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इसका कार्बन को पेंटागोनल स्ट्रक्चर क्या करेगा? यूज कर लेगा। अब देखो कैसे होगा। अगर हम तुमको बोल दें कि तुम 2 हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर बना के दिखाओ, तो कितना कार्बन यूज होगा? सोच के बताओ, बना के दिखाओ कॉपी में। 2 हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाने में कितना कार्बन यूज होगा? यहां पे एक में 6 हो रहा है, तो 2 में 12 होगा। 2 अगर हेक्सागोन बनाओगे तो 12 होगा, और एक और पेंटागोन बना दिए तो कितना होगा? 12 प्लस 5 17 कार्बन होगा। यस सर, अगर 2 हेक्सागोन और एक पेंटागोन बनाएंगे तो क्या होगा? 17 कार्बन यूज होगा। लेकिन हम उससे कम कार्बन में बना के दिखा देंगे। देखो कैसे बनाएंगे। हम क्या करेंगे, यहां पे एक हेक्सागोन पहले बना लेते हैं। ये हेक्सागोन बन गया। अब एक और हेक्सागोन बनाते हैं। 2 हेक्सागोन बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया सर, ये हो गया। अब इन दोनों कार्बन को ये भी स्ट्रक्चर यूज कर रहा है, ये भी स्ट्रक्चर यूज कर रहा है, दोनों का कॉमन कार्बन हो गया। अब देखो पेंटागोन का स्ट्रक्चर भी इसमें हम क्या करते हैं? बना देते हैं। अब देखो यहां से एक पेंटागोन भी स्ट्रक्चर इसमें लग गया कि नहीं लग गया? ये वाला, ये एक पेंटागोन भी लग गया। तो अब देखो हम कितने कार्बन में बना दिए, काउंट करो कितना कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जहां पे तुम 17 यानी 17 कार्बन यूज करके 2 हेक्सागोन और एक पेंटागोन बना रहे थे, वहां पे हम सिर्फ 12 कार्बन यूज करके क्या किए? 2 हेक्सागोन और एक पेंटागोन स्ट्रक्चर को बना दिए। तो कुछ ऐसा ही आपस में कंबाइन करता है, एक कार्बन को दूसरे कार्बन का स्ट्रक्चर क्या करता है? यूज कर लेता है। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर पैटर्न बनता है, जिसके वजह से 60 कार्बन में ही, कितने में? 60 कार्बन में ही तुम्हारा जो है 12 पेंटागोनल और 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर क्या होता है? बन के आ जाता है। तो ये हमारा जो है बकमिस्टर फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्या हुआ है, खोज वगैरह नहीं हुआ है। तुम किताब पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, तो उसमें लिखा रहेगा कि अभी अभी क्या हुआ है, रिसेंटली खोज हुआ है और इसका प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं जानते हैं। और अगर तुमको लगता है कि तुम आलसी हो, तो तुमसे ज़्यादा आलसी ये पब्लिकेशन हाउस वाले हैं। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम से भी सेम लाइन लिखे हुए हैं, आज तक उस लाइन को चेंज नहीं किए हुए। तो अगर तुमको लगता है कि तुम आलसी हो तो एक बार बुक खोल के देख लेना, तुमसे भी बड़े आलसी क्या हुआ है? भरे पड़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। किसका किसका? तुम्हारा बकमिस्टर फ्लोरीन, डायमंड और ग्रेफाइट का। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है,
जिस टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि डायमंड और ग्रेफाइट का यूज कहाँ कहाँ पे होगा, और जो बोले थे क्वेश्चन उसका आंसर भी हम लोग देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे डायमंड और ग्रेफाइट का कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग डायमंड से स्टार्ट करेंगे। डायमंड का क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि अगर ग्रेफाइट का स्टार्ट कर दिया डायमंड बुरा मान जाएगा, बहुत जो है अनमोल है, काफी महंगा मिलता है, तो इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो डायमंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डायमंड का यूज कहाँ पे होता है? यूज इन ग्लास कटर। अभी ग्लास कटर क्या होता है? जो भी ग्लास को कट करने के लिए लोग आजकल अपने विंडो में डोर के पास ग्लास का जो है दरवाजा और विंडो लगाना पसंद करते हैं। तो उस ग्लास को एक फिक्स शेप एंड साइज में काटने के लिए एक डिवाइस आता है, उस डिवाइस का नाम है ग्लास कटर। जितना खतरनाक नाम है ग्लास कटर, उतना ही सिंपल होता है, पेन के जैसा होता है। यहाँ पे क्या होता है, डायमंड का जो है नुकीला डायमंड जो है लगा होता है, बस पेन से क्या करो, ऐसे खींचो, ग्लास जो है कट के अलग हो जाएगा। बस नाम बहुत भयंकर है, काफी यूनिक नाम है, लेकिन काम है पेन वाला। ऐसे काट दिया, अलग अलग हो गया। तो उस ग्लास कटर में डायमंड को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। उसके बाद कहाँ पे यूज होता है? जितने भी लेडी लोग हैं अपने जो है मतलब ज्वेलरी बनाने के लिए डायमंड का यूज करती हैं। नेकलेस हो गया, रिंग हो गया, सब जगह डायमंड को यूज किया जाता है। तो ज्वेलरी बनाने में यूज होता है। तुम भी शादी वादी करने जाओगे तो जो रिंग सेरेमनी होगा वहां पे तुम क्या करोगे? डायमंड का जो है रिंग लेके जाओगे, यूज करोगे, इंप्रेस करोगे, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद आगे हमारा है यूज बाय आई सर्जन। आई सर्जन का मतलब क्या होता है? जो आंख का ऑपरेशन करता है, आई का जो ऑपरेट करता है उसको हम बोलते हैं आई सर्जन। तो आजकल तो बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, लेकिन पहले कुछ सालों पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, तो लोग का जो कैटरेक्ट हो जाता था। कैटरेक्ट का मतलब होता है मोतियाबिंद। लोगों की आंख में ओल्ड एज में जो है मोतियाबिंद हो जाता है, एक लेयर आ जाता है हमारे लेंस के पास में, तो दिखाई नहीं देता है सही से। तो उस लेयर को रिमूव करने के लिए वो लोग भी अपने डिवाइस में डायमंड को यूज करते हैं, क्योंकि डायमंड क्या करता है? शार्प कटिंग करता है। तो वहां पे भी डायमंड को यूज किया जाता है, और डायमंड को हम लोग आर्टिफिशियली बना सकते हैं, जिसको आर्टिफिशियल डायमंड के नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग क्या करेंगे? प्योर कार्बन को लेके, किसको लेके? प्योर कार्बन को लेके, प्योर कार्बन को लेके हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देंगे। क्या करेंगे? प्योर कार्बन ले ले, क्योंकि कार्बन से ही बना हुआ है। तो प्योर कार्बन लेके हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर अगर दिए तो वो प्योर कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायमंड में। और उस डायमंड को हम लोग आर्टिफिशियल डायमंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा डायमंड का कॉन्सेप्ट। अब ग्रेफाइट पे जाते हैं। ग्रेफाइट क्या होता है? कितने लोग हैं जो बैटरी देखे, सेल जो होता है मोटा मोटा टॉर्च वगैरह में, रेडियो में लगाने में यूज होता था। कौन कौन देखा है? जो देखा होगा और जो उसको फोड़ के देखा होगा अंदर, तो देखा होगा एक मोटा सा अंदर रॉड लगा होता है। उस रॉड को बनाने में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है, यानी कह सकते हो रॉड ग्रेफाइट का हो जाता है। तो बैटरी या सेल बनाने में भी ग्रेफाइट को यूज किया जाता है। वही लिखा है यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड, उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, जो मोटा वाला रॉड होता है उसमें भी ग्रेफाइट यूज होता है बनाने में। दूसरा कहाँ पे यूज करते हैं? हम लोग पेंसिल लिखते हैं, तो पेंसिल का जो लीड होता है वो भी ग्रेफाइट का बना होता है। तो हम लोग पेंसिल लीड में भी क्या करते हैं? ग्रेफाइट को यूज करते हैं। और लास्ट तीसरा पॉइंट है हमारा लुब्रिकेंट के फॉर्म में। लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है? जैसे बहुत सारे जो है मशीन होता है उसमें ग्रीस वगैरह लगाया जाता है, उसको लुब्रिकेंट बोलते हैं। तो ग्रीस में भी जो है ग्रेफाइट को डाला जाता है, क्योंकि फ्रिक्शन को क्या कर सके? कम कर सके। तो वहां पे भी लुब्रिकेंट बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं? ग्रेफाइट को यूज करते हैं। तो ये रहा हमारा डायमंड और ग्रेफाइट का यूज। और बोले थे ना कि क्वेश्चन का आंसर हम लिखवाएंगे, तो देखो ये रहा हमारा आंसर कि क्यों जो है डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ग्रेफाइट कंडक्ट कर देता है। जो लिखे होंगे बहुत अच्छा, जो नहीं लिखे ये हमारा आंसर है। इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं और बता दिए। हाँ, एक चीज वहां पे बताना हम भूल गए थे, ये बताना भूल गए थे कि तुम्हारे मन में क्वेश्चन आया होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रिसिटी से क्या लेना देना है। तो अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पढ़े होगे या आगे पढ़ोगे तो एक चीज तुमको जानने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रेजेंट रहेगा। तो डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकता है। और ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये तुम्हारा आंसर हुआ। इसको तुम क्या कर सकते हो? लिख सकते हो। और अगला हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट तो अगला हम लोगों का ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट होगा। तो लेक्चर देखते रहो, इंजॉय करते रहो, फील द नॉलेज।